आज की चर्चा शुरू करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग क्या है। तो उससे पहले दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच लॉजिकल थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, गणित में तार्किक चिंतन की प्रकृति क्या है, तार्किक चिंतन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तार्किक चिंतन क्या है इसके बारे में समझेंगे कि वो किस रूप में गणित में प्रयोग होती है। तो चलिए जो है उसकी शुरुआत करते हैं। सीधे बोर्ड वर्क पे करेंगे। गणित तो बोर्ड वर्क का ही काम है। गणित जो है वो बोर्ड वर्क का ही काम है। जो लोग आ रहे हैं उनको जरा एडमिट करते चलिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए हाँ सीधे बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात करेंगे तो गणित में जो है वह थिंकिंग का क्या काम है। तो सबसे पहले तो जो है वो तर्क शक्ति के बारे में समझ लेते हैं कि तर्क शक्ति क्या है, तर्क चिंतन क्या है। सबसे पहले उसी को समझेंगे कि तर्क चिंतन क्या है। तर्क चिंतन जो है क्या है, यानी लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग क्या है। तो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया है, यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, ये एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसमें इसको सोचना, इसको करना बड़ा आसान, मतलब इतना आसान काम नहीं है। इसको सोचना इतना आसान काम नहीं है। यह कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों की बेस पर होती है। यह कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों पर होती है। सबसे पहले बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट वस्तुओं को देख करके उसका कंक्रीट विचार करना चाहता है, उसका कंक्रीट विचार करना चाहता है। इसका जो है वह बिल्कुल डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब डायरेक्ट डायरेक्शन में क्या होगा और उसके इनडायरेक्ट डायरेक्शन में क्या होगा। डायरेक्ट डायरेक्शन में और इनडायरेक्ट डायरेक्शन में उसका वैल्यू क्या आएगा, इस वैल्यू को जब जानने की कोशिश करी जाती है तब वो आता है कहाँ पे, उसको उसको कहते हैं, उसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। मतलब उसको तर्क रूप में पता करना। जब तर्क रूप में पता करते हैं तो उसे कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, यानी तर्क चिंतन क्या है। तो तर्क चिंतन एक जटिल एवं मानसिक प्रक्रिया है। तर्क चिंतन, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तर्क चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तर्क चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, इसको समझ लीजिएगा। यानी क्या है, ये जटिल है। क्यों है, क्योंकि इसको समझने के लिए, इसको सोचने के लिए, इसको समझने के लिए, सोचने के लिए जो है उसको पहले बेस उसका जरूरी होना, उसको एक्सपीरियंस जरूरी होना, तब जाकर के वह कर पाएगा। और इसके लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल जो एरिया है, मैथमेटिकल एरिया यानी फ्रंटल लोब, मैथमेटिकल एरिया फ्रंटल लोब है, वह उसका बिल्कुल व्यवस्थित होना। अगर वो व्यवस्थित है तब उसके गणित के आंकड़े जो है वह अच्छी तरह से वह डेवलप कर पाएंगे। अब इसमें जो है यहाँ पे हर कोई जो है वह, इसमें चाहे पशु हो चाहे मानव हो, वो अपने अपने रूपों में तर्क चिंतन करता है। अपने अपने रूपों में तर्क चिंतन करता है कि जैसे अब पशुओं को कहेंगे कि वहां वह कहाँ गणित लगाता है, वो कहाँ गणित लगाता है, बट वो भी गणित लगाता है कि हमको कितना खाना है कितना पीना है। इसका दिमाग वहां भी चलता है कि वह कितना खाना है कितना पीना है, कितना उसकी एनर्जी लगेगी। वह सब कैलकुलेशन करता है कि हमें कितनी दूरी से जाना पड़ेगा, वहां पे हमें लॉजिक लगाता है। इस पे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मैं एग्जांपल बता करके फिर आगे चलूंगा कि यहाँ पे मानव और पशु दोनों बिना अनुभव किए के बिना जो है, मतलब वो यहाँ पशु और मानव दोनों क्या है, वह तर्क चिंतन की प्रक्रिया करते हैं। मानव को तो आप समझ ही रहे हैं कि मानव तर्क चिंतन करता है। अब हम यहाँ पे पशु की बात करते हैं। एक पशु क्या करता है, तो पशु जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक पशु को समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल आपको देना, मतलब नया एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक एक बकरी और उसका साथ में बच्चा, एक बकरी और उसका एक बच्चा, दोनों थे। तो दोनों जो है वो नीचे थे। तो यहां से आप इतना समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये समझ सकते हैं कि क्या है, पहाड़ है। ये जो है पहाड़ है। अब इस पहाड़ों पर जो है यहाँ पे बकरी है, बकरी का बच्चा है, साथ में यहीं से एक जो है वह चिता एक चिता ने इनको देखा कि ये जो है जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं, लगभग यहाँ तक पहुंच चुके थे। तो चिता को लगा कि बकरी और बकरी के बच्चे दोनों को जो है हमको पहुंचना है। अब इतना में ये बकरी जो है वो भाग गई और अपने बच्चे को बोला कि दौड़ करके आगे बढ़ना है। तो दौड़ करके आगे बढ़े। तो ये चीता जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया, बकरी भी जो है अपनी चाल से वह ऊपर भागती गई। तो आगे एक समय आया, ये यहाँ पे चढ़ गई।
यहाँ पे चढ़ गई, यहाँ पे चढ़ गई। अब यहाँ पे चढ़ने के बाद मतलब ये पहाड़ पर यहाँ तक चढ़ गई, चढ़ने के बाद यहाँ देखा, यहाँ से उतर गई। ये यहाँ पे जो बाग है, बाग यहाँ तक है, अब यहाँ उतर गई। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, ध्यान करिएगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस था, इस जगह पे स्पेस था। तो चीता तो यहाँ तक चढ़ गया, बकरी जो है यहाँ तक चढ़ी, जैसे ही देखी कि बकरी आ रही थी, ये दोनों उतर गए। यहाँ पे बकरी और ये दोनों हल्के थे तो उतर गए, यहाँ पे स्पेस पे उतर गए। अब उतरने के बाद देखा कि ये पहाड़ तो बहुत नीचे है, पहाड़ बहुत नीचे, अब इसके नीचे तो नहीं जा सकते हैं। यहाँ से इतना है, यहाँ पे स्पेस था, इसके बाद ये खाई थी, अब यहाँ से बिल्कुल खाई है। और यहाँ से कूद करके यहाँ भी एक स्पेस था, यहाँ भी एक स्पेस था। अब इसको लगा कि यहाँ से हमको यहाँ चढ़ना है। तो बकरी ने जैसे देखा, बकरी तो पहले छलांग लगाई, यहाँ से छलांग लगा करके यहाँ पहुंच गई। बकरी छलांग लगा करके, उसको लगा कि यहाँ जाएंगे, इसने यहाँ तर्क लगाया कि ये तो आ रहा है। पर देखिए तर्क लगाना कहाँ है, यहाँ पे ये बकरी और बच्चा उसका, ये बकरी ने तर्क लगाया कि ये आ रही है, अगर हम यहाँ चढ़ जाएंगे या सीना टूट जाएंगे तो ये सिर जो है हम इससे बच जाएंगे। अब ये देख रहा है कि यहाँ भी आ जाएगा, ये शेर जो है ये यहाँ भी आ जाएगा। तो अगर अगर जो है ये यहाँ कूद गया तो हमको तो खा जाएगा। तो बकरी जो है तुरंत उसको लगा यहाँ से यहाँ स्पेस है, इसको कूद जाएंगे तो पार हो जाएंगे। तो कूदने की कोशिश करी, यहाँ बकरी ने कूदने की कोशिश करी, और जैसे उसने छलांग लगाई, वो छलांग लगा करके इस स्पेस पर आकर के पहुंच गई, इस स्पेस पर आकर पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बकरी का बच्चा रह गया। अब ये बकरी के बच्चे ने भी कोशिश करी, बकरी का बच्चा कोशिश किया कि एक बार छलांग लगाऊं, 2 बार छलांग, 3 बार छलांग लगाऊं। अब वह उसके अंदर उतना क्रेज नहीं है, उतना दम उसके अंदर में नहीं आया कि इतना दूर की लंबाई में इतना नाप पाऊंगा, इतना दूर में कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर उसके मन में आया कि अगर मैं यहाँ जाता हूं तो शेर खा जाएगा, अगर नीचे को गिरूंगा तो नीचे गिरूंगा तो यहाँ भी मौत है, और ऊपर जाऊंगा तो यहाँ भी मौत है। माता तो मेरी उधर पहुंच गई है, अब करे तो करे क्या, चलो कोई नहीं, यहाँ से जाने से अच्छा है अगर मैं यहाँ से यहाँ कोशिश करूंगा तो माँ के पास पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मरना ही है, कोई बात नहीं है, इधर जाऊंगा तो मरना ही है, इधर भी जाना है तो मरना ही है। इससे अच्छा क्यों ना माँ के पास पहुंचे, छलांग लगाया। उसने छलांग लगाया, लंबी दौड़ करके छलांग लगाया, और वो भी क्या हुआ, यहाँ तक पहुंच गया। जो बकरी का बच्चा था वो भी पहुंच गया यहाँ पे। ये शेर से, ये चीते से जो है दोनों बच गए। तो यहाँ पे ऐसे ही इसी प्रकार से जो है मनुष्य और जानवर दोनों अपने अपने लेवल पे तर्क लगाते हैं, और तर्क लगा करके अपने जीवन यापन को करते हैं। बट वही मनुष्य जो जानवर है, जानवर में तर्क करने की क्षमता जो है एक लिमिट होती है, एक स्तर होता है, मतलब एक लेवल तक ही वह तर्क कर सकते हैं। जबकि मानव में तर्क करने की क्षमता वह दिन पर दिन बढ़ती जाती है। जितना तर्क लगाते हैं उतना तर्कों के तर्क जो है वह करने लगते हैं, और उनके तर्क करने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो ये मानव और जानवर दोनों में फर्क है, पर ये दोनों तर्क जो है वो करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे ये तर्क का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो आप जो है तर्क लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है वही जो मानव भी क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में ढेर सारे तर्क करते हैं कि अच्छा जो है, अब जैसे मैं एक तर्क की बात करता हूँ, बारिश हो रही है, बारिश अभी नहीं हो रही है, बट जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि काले काले बादल है, तो काले काले बादलों को मनुष्य ने तर्क लगाया कि क्या बारिश हो सकता है आएगी, तो उसने घर से जो है वो छाता ले लिया, खाली काले बादल को देख करके जो है उसको लगा कि जो है बारिश आने वाली है। तो काले बादल से उसके दिमाग में तर्क करने की क्षमता आई कि ये बादल से जो पानी, अगर बारिश होगी तो हम हो सकता है भीग जाएंगे, तो छतरी लेकर के जाना। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में तर्क करता है, और इन्हीं तर्क के आधार पर जब वह अपने इन्हीं तर्कों को मैथमेटिक्स में प्रयोग करने लगता है, उसे कहते हैं मैथमेटिक्स में तर्क करने की थिंकिंग, उसे मैथमेटिक्स में लेके आते हैं। अब ऐसे ही जो है, अभी ये इतने मैंने आपको तर्क करने की क्षमता और तर्क करने का एग्जांपल मैंने बताया। अब बात करते हैं व्यक्ति में तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है। जो व्यक्ति है उसका मतलब व्यक्ति है चाहे बच्चा है, उसमें तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है। तर्क शक्ति का विकास, तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है। तो तर्क शक्ति का विकास करने के लिए कई सारे रास्ते हैं। अब जितना शरीर में इतने मतलब मस्तिष्क में इतने सारे न्यूरॉन्स हैं कि उन न्यूरॉन्स का अगर जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही तर्क शक्ति करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। तो तर्क शक्ति का विकास करने के लिए गणित में जो है इसका ढेर सारा प्रयोग किया जाता है। ढेर सारे प्रयोग के माध्यम से गणित में अंकों के प्रयोग से तर्क शक्ति का बुनियादी विकास
बुनियादी विकास किया जा सकता है, तर्क शक्ति से बुनियादी विकास किया जा सकता है। यानी पहले शुरू कहां से करेंगे, अंकों से करेंगे, और अंकों का प्रयोग जो है वह जोड़ घटा गुणा भाग में जब कराएंगे तो आज जो है उसका बुनियादी विकास जो है हम वह करा सकते हैं इसमें। अब ऐसे ही पाठ्यक्रम में ढेर प्रकार की चीजें जो है वो हम शामिल करके, ढेर प्रकार की चीजें क्या हो सकती हैं, तो हो सकता है वह जो है वह हम जोड़ कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, उसके जो है उसके अलग अलग दो भाग कर सकते हैं, यानी वर्गमूल कर सकते हैं, घनमूल कर सकते हैं, और उन जगहों पे जो कंक्रीट है और जो एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तर्क शक्ति का और कहां विकास कर सकते हैं, तो तर्क शक्ति का विकास करने के लिए जो है हम अनेक प्रकार की और चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जितना हम मानसिक कार्य करवाएंगे, गणित से संबंधित मानसिक कार्य जितना करवाएंगे, गणित से संबंधित मानसिक कार्य करवाकर अब मानसिक कार्य करवाकर हम तर्क शक्ति का विकास कैसे करेंगे, तो गणित से संबंधित मानसिक कार्य करवाकर। कैसे, जैसे हम चलिए एग्जांपल बताते हैं यहाँ पे कैसे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यानी हो गया 23 में हमको जो है अभी सिंपल करना है। तो सिंपल कर, जब छोटे बच्चे बिल्कुल है, छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 1 और 2। अब हमने कहा यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे एक सिंबल दे दिया, सिंबल का बता दिया, पहले बच्चे को समझा दिया। इसका मतलब होता है मिलाना, मिलाना मतलब जोड़ करना। अब यहाँ पे बच्चे को कहेंगे कि देखो यहाँ पे पहली यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे 3 वस्तु हो गई, यहाँ पे जो है यह 2 वस्तु हो गई, यहाँ पे ये 2 वस्तु हो गई। अब हमको क्या करना है, ये 3 वस्तु और ये 2 वस्तुओं को मिला देना है इसमें। बच्चा तर्क लगाएगा कि 1 2 3 और ये 2, इन दोनों को मिला देंगे तो 5 जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे 3 को इसको समझेगा, 2 को इसको समझेगा, 3 को इसको समझेगा, 2 को इसको समझेगा, तो इन सभी को एक समझेगा। तो समझ करके यहाँ पे क्या करेगा, 1 2 3 4 5 को कैसे करते हैं उसको पहले से यह समझा रहेगा अंक। तो 5 को ऐसे करते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 जो है ऐसे लिख देगा, तो ऐसे लिख देगा। तो इस प्रकार से मिलाने की प्रक्रिया वो कई सारे अंकों को मिला करके उसमें तर्क लगाएगा, तर्क लगा करके उसको समझ लेगा। अब ऐसे सवाल बच्चा, इस प्रकार के सवाल जो सिंपल होते हैं, जो बच्चे को दिखते हैं, या तो आसानी से कर सकता है बच्चा, ये आसानी से कर सकता है। बट ऐसे कुछ चीजें जो इबारती होते हैं उसको बच्चा नहीं कर पाता, उसकी हम चर्चा भी आगे करेंगे। तो ऐसे हम क्या है, गणित संबंधी मानसिक कार्य बच्चे का करवा करके गणित का जो है तर्क का विकास करवा सकते हैं। ये जो है हम कर सकते हैं। ऐसे हम बच्चे को अब इसी के माध्यम से रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य करवा सकते हैं। रचनात्मक से सृजनात्मक कार्य में ले जाकर के बच्चे में तर्क शक्ति का विकास कैसे करा सकते हैं, तो रचनात्मक से सृजनात्मक की तरफ ले जाकर के अब इसको भी एक उदाहरण से समझ लेते हैं। रचनात्मक से सृजनात्मक की तरफ ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम गणित का विकास कर सकते हैं। हम जो है तर्क शक्ति का विकास कर सकते हैं। अब रचनात्मक क्या, तो रचनात्मक जो बच्चा है वो अपना अभी जैसे ये है 1 2 3 4 5 है, तो ये जो है ऐसे ही ये हो गया रचना। बच्चे ने रचना करी, वहां पे एक्टिविटी करके जो है बच्चे ने यहाँ पे गिन लिया, ये ऐसे ही एक हो गया। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इसको अलग तरीके से रचना करके इसको सीख लिया। अब यही ये जो सामने दिख रहा है, इसके और भी कई सारे रूप बच्चे बता सकता है। कि अब हमने बच्चे को कहा कि चलो मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम देता हूं, दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। दूसरे प्रॉब्लम को बच्चे ने अपने तरीके से कुछ अलग तरीके से बताया, अलग तरीके से समझा। तो बच्चे के अंदर में रचनात्मक से सृजनात्मक शक्ति का विकास हम वहां पे करवा सकते हैं। रचनात्मक से सृजनात्मक, बच्चा उसी चीज को जो पहले बताया हुआ उसको तो उसने इस तरह से किया तो यह रचनात्मक हो गया। बट इसी को बच्चे ने कुछ अलग तरीके से जो हमने भी नहीं बताया हुआ बच्चे को, जो हमने भी नहीं बताया, बच्चा उस तरह से करके करने लगा। तो उस तरह से करने लगा तो होगा क्या, रचनात्मक से सृजनात्मक की तरफ जाना, और रचनात्मक से सृजनात्मक की तरफ जाकर के बच्चे का तर्क शक्ति का विकास करवाया जा सकता है। अब बच्चे को उचित हल करने की क्षमता का विकास करना, बच्चे में उचित हल, इसका उचित हल क्या होगा, उचित हल करने की क्षमता का विकास करना, चलिए इसी पे एक सवाल ले लेते हैं, एक सवाल से समझते हैं। उचित हल करने की क्षमता का विकास करना। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए बच्चे को हमने बताया कि चलिए आपको जो है 98 में 5 से भाग देना है।
98 में 5 से भाग देना आपको। तो 98 में 5 से भाग देने के लिए बच्चे को, इससे पहले तो बच्चे को सब कुछ पता होगा। क्या पता होगा? बच्चे को जोड़ पता होगा, घटा भाग पता होगा, और गुड़ा पता होगा। बच्चे को जोड़, घटाना, गुड़ा पता होगा, भाग उसको समझाना है। अब भाग समझाना है तो भाग में ये भी थोड़ा बड़ा भाग है, यानी छोटी सिंपल वाली भाग उसको पता है, अब इतना उसको नहीं पता है। ये वाली इसको समझाना है, ये वाली समझाने के लिए हम उसको बताएंगे। अब यहाँ पे उचित हल करने की क्षमता उसकी विकास करना है, यानी इसको कैसे हमको हल करना है, इसको कैसे हल करना है तो हम समझाएंगे। क्या समझाएंगे? यहाँ एक अंक है तो यहाँ एक अंक हमको अंदर भी लेना है। अगर एक अंक से अगर भाग देना है तो हमको अंदर भी एक ही अंक लेना। तो यहाँ पे हम 98 ना लेकर के हम खाली 9 लेंगे, तो 9 लेंगे। अब हम बच्चे को ये बताएंगे, समझाएंगे, एक बार बता देंगे, बच्चा आगे अपने खुद से करने लगेगा। एक बार हम समझाएंगे, कहेंगे कि अब हमको पांच का मतलब इसका टेबल हमको इतनी टाइम पढ़ना है कि ये उस टेबल में 9 आए या 9 से कम आए, 9 से ऊपर नहीं जाना है, 9 से ऊपर नहीं जाना, 9 से नीचे ही आना, उससे लेस देन हो, उससे मोर देन ना हो। तो लेस देन लेके जाने के लिए हम इसका टेबल जब पढ़वाएंगे, अगर नहीं टेबल भी नहीं पढ़ने आ रहा है तो टेबल पढ़ने के लिए हम यहाँ पे रचनात्मक क्रिया करवाएंगे, बच्चे को रचनात्मक क्रिया करवाएंगे। अब रचनात्मक से बच्चा सृजनात्मक भी कर सकता है। इसमें कैसे हो सकता है? हमने टेबल करने के लिए कहा तो बच्चे को बताया कि 5 5 5 10 15 20 25 30 अभी हो गया। अब यहाँ बच्चे को कहा ये तो एक टेबल हो गया, इसको सृजनात्मक तरीके से बच्चा अपने भी तरीके से कर सकता है। कहीं अगर उसने देखा होगा तो क्या करेगा? तो कहेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। अब ऐसे कर रहा है, बच्चे को ये पता है, अब जो है ये कर रहा है। एक तो ये इसका तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका भी सृजनात्मक तरीके से और तरीके से कर सकता है। कैसे करेगा? ये सब विकास होगा उसके अंदर में, लॉजिक लगाने का क्षमता और तर्क लगाने की क्षमता, ये सब विकास होगी। कैसे करेगा? तो बच्चे के पास 5 हो गया, 5 में किसी ने बताया कि 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी ये 1 टाइम हो गया। अब 10 में फिर 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15। ये वाला इस टाइप पे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसमें जो है फिर जोड़ देंगे 5, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 4। तो ऐसे ऐसे क्या है, उसमें जोड़ते जाएंगे, वह अलग बढ़ता जाएगा। तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका, एक तीसरा तरीका, ऐसे बहुत सारे तरीकों से बच्चा इसके टेबल को फाइंड आउट कर सकता है। तो ये सब सृजनात्मक चीज बच्चे के अंदर में विकास करना। तो हम अभी ये खाली मैं आपको सृजनात्मक बता रहा था, बस इस जो है वो प्रॉब्लम से। चलिए हमें ये पता करना है, ये कि हमने बता दिया ये 5 वन जा 5 हो गया यहाँ पे। अब पूछा, हमने बताया, हम यहाँ उसको कोशिश करवा रहे हैं, हम नहीं करके बता रहे। तो कोशिश करवाने की कर रहे हैं कि 5 में से 9 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा? तो उंगलियों पे गिरेगा, उंगलियों पे तर्क लगाएगा, जहां भी तर्क लगाएगा वो तर्क लगा करके इसमें से सोचेगा और फिर वहां से निकालने की कोशिश करेगा कि 9 में से 5 गया तो 4 बचा। अब हम क्या करेंगे? बताओ अब क्या करेंगे? बच्चे को नहीं पता तो हम कहेंगे कि ये वाली डिजिट अपनी छोड़ रखी है, इसको नीचे लेके आना, तो इसको 8 लेके आएंगे। अब हम कहेंगे बच्चे को कि चलो अब टेबल पढ़ो तो 5 का 9 टाइम लेके जाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया तो बच्चे को सोचने की प्रक्रिया देना कि सोचो क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे कि 48 होगा। यहाँ पे बच्चे की मदद करवा सकते हैं इस प्रकार की जो जटिल जो क्षमता है, वो जटिल क्षमता है, तर्क लगवा करके हम हल करवा सकते हैं। तो उचित हल करने की क्षमता बच्चे के अंदर में विकास करना। अब बच्चा यहाँ क्या करेगा? तो यहाँ पे टेबल पढ़ेगा तो कितना होगा? 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। अब यहाँ पे निकला 3 बचा, 3 ये कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे 3 बचा तो 3 का क्या करेंगे? 3 वैसे ही छोड़ देंगे। बट यहीं पे एक चीज और बच्चे को बता सकते हैं कि इसकी उत्तर की जांच कैसे करेंगे। उत्तर की जांच भी हम करवा सकते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको जोड़ देना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो क्या होगा? ये पूरा ये वाला चीज आ जाएगी। ये भी बच्चे को हम हल करना बता सकते हैं। ये सब कैसे होगा? ये सब विकास कैसे होगा? ये सब तर्क शक्ति के जरिए होगा। तर्क शक्ति जितना जितना करेगा बच्चा उतना जो है यह सीख सकेगा और कर सकेगा। तो इसको एक क्रम के जरिए जो है इसको सीखना, उचित हल करने की क्षमता भी जो है वो विकास करना। तो ये सब थे क्या? ये सब जो मैंने अभी आपको बताया ये थे जो है वह गणित तर्क शक्ति का विकास करना हमने समझा। चलिए अब आगे समझते हैं तर्क शक्ति का क्या महत्व है। तर्क शक्ति के महत्व समझेंगे। तर्क शक्ति के क्या महत्व है? ठंड नहीं हो रही है।
हाँ, अब यहाँ पे हम जो है अब बात करेंगे तर्क शक्ति का महत्व। तर्क शक्ति का महत्व समझेंगे तो तर्क शक्ति के महत्व को समझते हैं। तर्क शक्ति के महत्व को समझने के लिए, तर्क शक्ति के महत्व को समझते समझते हम जो है अब यह समझेंगे कि तर्क शक्ति से क्या क्या बच्चे के अंदर में विकास हो, मतलब क्या क्या तर्क शक्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो तर्क शक्ति से विकास जब अगर हो गया है तो कहाँ का उसका प्रयोग कर पाएगा, कहाँ का प्रयोग कर पाएगा। तो बच्चा जो है जो जो न्यूमेरिकल शब्द है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, और जो इबारती प्रॉब्लम है, जो जो इबारती सवाल है उसको, और जो अंकों वाला सवाल है, उन दोनों को बच्चा सॉल्व करने लगेगा। तो तर्क शक्ति का विकास समझते हैं कि तर्क शक्ति का विकास क्या है, नहीं तर्क शक्ति का महत्व, तर्क शक्ति का महत्व समझते हैं। तर्क शक्ति का महत्व, तर्क शक्ति का महत्व क्या है उसको समझते हैं। तो तर्क शक्ति के महत्व को तो हम समझेंगे कि यह जो है, यह क्या है, गणित एक ऐसा विषय है जिसे मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण दे करके, अगर हम मानसिक जिसकी उसकी मानसिक शक्तियां अगर उनका प्रशिक्षण दे दें, उसको ट्रेनिंग दे दे, तो बच्चा जो है अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेगा। इसमें प्लेटो जी का बहुत बहुत ही मतलब अहम है। प्लेटो जी कहते हैं, प्लेटो के अनुसार अगर अगर मानसिक शक्तियों का विकास कर लिया जाए, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित कर लिया जाए तो तर्क करने की संभावना बढ़ जाती है, तर्क करने की संभावना बढ़ जाती है, तर्क करने की संभावना जो है वह बढ़ जाती है। तर्क से है, तर्क के अवसर जो है वो बच्चे के अंदर में ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चा अब जितना मानसिक शक्तियों का उपयोग करेगा, बच्चा जितना मानसिक शक्तियों का उपयोग करेगा, यानी वह अलग अलग अंकों को अलग अलग रूपों में प्रयोग जब करने लगेगा, तो अलग अलग रूपों में जब प्रयोग करने लगेगा तो उसके अंदर में जो है वह तार्किक शक्ति जो है वह विकसित होने लगेगी। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसका जो है, जितना ये जो तर्क शक्ति है, ये हमने कहा मानसिक शक्तियां, तो अब ये तर्क शक्ति किस पर डिपेंड करती है। तर्क शक्ति बच्चा कैसा करेगा, तो तर्क शक्ति बच्चे की मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। मानसिक प्रक्रिया यानी बच्चे की जितनी मानसिक प्रक्रिया अच्छी होगी उतना ही जो है वह तर्क शक्ति अच्छा करेगा। मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है, मानसिक प्रक्रिया पर निर्भर करती है। बच्चा जितना जो है वह तर्क शक्ति उतना ही कर पाएगा जितना उसकी मानसिक प्रक्रिया अच्छी होगी। यानी जितना बच्चे के अंदर में स्कीमा बनेगा, जितना बच्चा कॉग्निशन को दौड़ाएगा, कॉग्निशन लगाएगा, उतना ही तर्क शक्ति वह कर पाएगा, उतना ही वह समझ पाएगा। तो तर्क शक्ति से इस सब चीजों का जो है वह विकास कर सकते हैं। अब अगर हम पूरा टोटल की बात करें, पूरे कंक्लूजन की बात करें, तो तर्क शक्ति जो है, तर्क शक्ति में मानसिक प्रक्रिया बहुत अहम भूमिका निभाती है। तर्क शक्ति में मानसिक प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। मानसिक प्रक्रिया अहम भूमिका निभाती है। तो ये हो गया क्या, ये तर्क शक्ति के महत्व हो गए। चलिए अब कुछ जो है तर्क शक्ति से मतलब उच्च लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तर्क शक्ति से उच्च लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गणित के उच्च लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो समझते हैं। तर्क शक्ति से गणित के उच्च लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको समझते हैं। चलिए उच्च लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसको समझते हैं। अब समझते हैं तर्क शक्ति से गणित के उच्च लक्ष्य प्राप्त करना कैसे करेंगे उसको समझते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, अब जैसे जैसे बच्चे हैं, बच्चे अगर छोटा है तो
छोटे के हिसाब से बच्चा जैसे बड़ा होगा वैसे जो है वो तर्क शक्ति से अपना उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने लगेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे के अंदर में क्या विकसित करना है, तो बच्चे के अंदर में गणितीय ढंग से सोचना विकसित करना है। अगर ये उच्च शक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है तर्क शक्ति के जरिए, तो बच्चे के अंदर में क्या है, गणितीय ढंग से सोचने को मजबूर करना है। गणितीय ढंग से सोचना, गणितीय ढंग से सोचना विकसित करना, गणितीय ढंग से सोचना विकसित करना। जैसे जैसे मैं अभी इसी पर एक बात करूं, गणितीय ढंग से सोचना, तो क्या मैं एक बात आपको यहीं पे बस एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे। अब हम जब छोटा दो का पार्टा पढ़ते हैं तो कहते हैं क्या, दो के दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौको 8, दो पचे 10, दो छक्का 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नौ 18, दो दामे 20। अब ये तो हो गया दो का पारा, इतना आसान है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम एक इंटरेस्टिंग पारा पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो 15 15 15, दूनी 30, तिया 45, चौके 60, पचे 75, छक्का 90, सत्ते 5, अट्ठे 20, 9 35, धूम धड़ी का 150, धूम धड़ी का 150। 15 के 15, दूनी 30, तिया 45, चौके 60, पचे 75, छक्का 90, सत्ते 5, अट्ठे 20, 9 35, धूम धड़ी का 150। यानी 15 का पहाड़ा इंटरेस्टिंग के जरिए बच्चे के अंदर में जो है ये 15 का टेबल हमने बच्चे के अंदर में डेवलप करा दिया। कैसे, ये जो है वो एक सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, बताने का तरीका, वो जो है उस हिसाब से बच्चा क्या करेगा, उसको समझ लेगा। तो ऐसे जितने भी कठिन वाले हैं उनको कर सकता है। जैसे एक और बताऊं, यहाँ पे है 9 के 9, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इतना हो गया। आप समझ रहे हैं, ये 9 को छोड़ दीजिए, तो एक तरफ एक दो आ रहा है और दूसरी तरफ एक तरफ तो जो है वो असेंडिंग बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डिसेंडिंग हो रहा है। एक तरफ असेंडिंग हो रहा है, दूसरी तरफ डिसेंडिंग हो रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, 9 हो गया, 9 के पहाड़े में एक तरफ तो 9 है, दूसरी तरफ एक जो है यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, और इस वाले लाइन में असेंडिंग यानी बढ़ रहा है, और इस वाले लाइन में घट रहा है। तो चलिए बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, जब तक 90 ना आए तब तक बढ़ाते घटाते चलिए कर लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे हो गया 6, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ हो गया 5, ये हो गया यहाँ 5, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 9 0, लो बन गया 90। कितना कठिन है इसमें, कितना कठिन है, कोई कठिन नहीं है, एकदम आसान है। हमने 9 का पारा बिल्कुल आसानी से बता दिया क्या, 9 लिख लो, नीचे 90 लिख लो, बीच में जो है लाइनों को बना दो, बन गया। अब इसको अब याद करने जाओगे तो समस्या होगी। अब यही बच्चों को समस्या होती है। बच्चे इस तरह से तो कर लेते हैं, ऐसे तो समझ आएगा उसको, बट अगर कहीं उसको पूछ दिया कि अच्छा 9 अट्ठे कितना होगा, अब उसको नहीं समझ आएगा। अगर डायरेक्ट पूछ दिया 9 अट्ठे कितना होगा, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों, अभी बच्चे ने इस रूप में समझा हुआ, बच्चा ने उस रूप में नहीं समझा हुआ। इसको डायरेक्ट 9 अट्ठे कितना होता है वो अभी नहीं आता है, अब इसको कैलकुलेशन करेगा, इस तरह से लिखिएगा तब आएगा। हालांकि ये सिंपल है, बट सिंपल कहाँ है, कुछ लेवल तक के लिए। अगर हार्ड लेवल जाना होगा तो इसको डायरेक्ट इसका आना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे ये करते हैं कि 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 हो गया। वहीं 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। वही 5 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। वही 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। वही 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। वही 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऐसे ये सिंपल है, बच्चा याद कर लेगा। वहीं अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा दोगे, जब इसका जो है क्यू करोगे, जब 3 का क्यू करोगे तो क्यू वाले को, बच्चे को थोड़ा समझने में कुछ समय तक तो जाकर के कर लेगा, करेगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़ने लगेगा वहां पे बच्चे को डिफिकल्टी आने लगेगी, वहां पे वो नहीं कर पाएगा। जैसे 3 का क्यू है, 3 का क्यू तो कर लेगा, 4 का क्यू कर लेगा, 5 का क्यू कर लेगा, 6 का क्यू करने में उसको समस्या आएगी, 7 का क्यू करने में समस्या आएगी, 8 का क्यू करने में समस्या आएगी, 9 का क्यू करने में समस्या आएगी। तो ये जो है आगे जाने में वहां समस्या होती है। तो वो बच्चा करता क्या है, वो क्यू को रट लेता है,
क्यू को रट लेता है, उसको लॉजिक करके बना लेता है। तो ऐसे यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ना है, जैसे जैसे आगे बढ़ना है, गणितीय ढंग से उसको सोच विकसित करनी पड़ेगी। उसको कैसे विकसित करनी पड़ेगी? गणितीय ढंग से सोच विकसित करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो क्या करेगा? उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अभी मैंने बताया एक ये लक्ष्य था, ये एक लक्ष्य था, ये दूसरा लक्ष्य था, ये अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा लक्ष्यों की संख्या क्या हो रही है? लक्ष्यों की संख्या जो है, लक्ष्यों का लेवल जो है हमारा बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है, ऐसे ऐसे तर्क करने की क्षमता और ऐसे लेवल करने की क्षमता जो है बच्चे के अंदर में विकसित करना। तो गणितीय सोच को बच्चे के अंदर में विकसित करना। और क्या करना? तर्क करना। तर्क करना। हमने तर्क करने का एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था। हमने तर्क करने का एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था। कब? चलिए तर्क करने को समझ लेते हैं। हमने एक जगह पढ़ा हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, अगर यहाँ पे हमें चैट बॉक्स में बता देंगे तो मुझे जो है मैं भी समझूंगा कि हाँ आप लोग जो है वहां तक लिंक कर पाए हो। तर्क करने का मैंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ था पियाजे में। तर्क कर सके, तर्क कर सके कैसे? मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ था। बच्चा क्या करता है? बच्चा जो है वो कंक्रीट वाले में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वहां पे तर्क करना वहां सीखने लगता है। तर्क करना, तर्क करना वहां पे कुछ तो नाम था उसका, चलो अभी मैं बताऊंगा। तो तर्क करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता वहां पे कैसे करने लगता है कि जैसे कहा गया कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से। ए बड़ा है बी से, बी छोटा है, मतलब बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से। तो अब यहाँ पे कौन सबसे बड़ा होगा? कौन सबसे बड़ा होगा? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे अब वो तर्क लगाएगा। ये देखो इसको, अब यहाँ पे तर्क कैसे लगाएगा बच्चा? ए बड़ा है, मतलब ये जो है यहाँ पे इसको इधर चिन्ह कर देते हैं, इसको हम इधर चिन्ह कर देते हैं, मतलब ए बड़ा है, ये बड़ा है बी से, और यहाँ पे बी छोटा है सी से, ऐसे कर लेते हैं। ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से। अब यहाँ पे कौन बड़ा है? तो कौन बड़ा है? तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे वो ए को ये बना लेगा, ये हो जाएगा ए। तो ए जो है इसको कह दिया बड़ा है, तो ये ए हो गया, ए बड़ा है। अब यहाँ पे बी जो है छोटा है, तो छोटे को इसको बना लिया, छोटा बना लिया। अब यहाँ कह रहा है कि बी जो है वो छोटा है सी से, बी जो है छोटा है सी से, यानी बी छोटा है, यानी ये क्या होगा? यहाँ पे जो है वो कहेगा सी भी बड़ा है, सी भी बड़ा है, इसका मतलब सी भी बड़ा है, और यहाँ पे बी जो है वो छोटा है, बी छोटा है, यानी सी भी बड़ा है और बी भी बड़ा है। यहाँ पे वो कहेगा कि ए फिर बी फिर सी आएगा, मतलब ए फिर सी फिर बी आएगा, ए सी फिर बी आएगा। इस तरह से लॉजिक करेगा, यानी वह संख्याओं को बना करके लॉजिक कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल, मैं इसी को दूसरा एक और सिंपल एग्जांपल बना देता हूं, थोड़ा सा टफ हो गया, मैं एकदम सिंपल बना देता हूं। यहाँ पे मैं कह देता हूं कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। इस तरह से दोनों को कह रहा है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। तो अब ये कैसे करेगा? ए बड़ा है बी से, क्या कहेगा? ए तो सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। अब यहाँ पे तीनों में क्या अंतर है? तो अंतर बताने के लिए ये हो गया। अब बी भी बड़ा है, बी बड़ा है सी से, सी से। अब सी जो है वो सी से छोटा है, तो यहाँ पे सबसे ये हो गया सबसे बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा। ऐसे सोच, ऐसे सोच बच्चा तर्क करने की क्षमता जो है वो जब नीचे होता है, जब छोटी क्लास में होता है, तो वहां से फिर बड़ा होने लगता है। जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे तर्क करने की क्षमता बच्चे के अंदर में विकसित होने लगती है और वह तर्क करने लगता है। चलिए, तो तर्क करने की क्षमता, लॉजिक करने की क्षमता जो है बच्चे के अंदर में विकसित करना, मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकाल सके। मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकालने में, मान्यताओं के तार्किक परिणाम, तार्किक परिणाम निकालने में, मान्यताओं के तार्किक परिणाम कैसे निकालेगा बच्चा? तो मान्यताओं का तार्किक परिणाम कैसे निकालेगा? इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए बच्चा यह करेगा कि अच्छा कैसे कहते हैं, मैंने आपको पहाड़े बताए हुए थे, पहाड़े बताए हुए थे। तो यहाँ पे कहा गया 5, मैंने कहा था कि 5 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है, 5 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है। तो 5 को पहाड़ा पढ़ने के लिए हमने तो इसका दो तरह का इसका तरीका है। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने के लिए इसके 2 तरीका है। या तो हम 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 15, यानी मान्यताओं को हमें 5 में 3 का मल्टीप्लाई पढ़ना है, 5 का टेबल पढ़ना है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं 5, 10, 15, एक ऐसे हो सकता है, या दूसरा हो सकता है। और क्या तरीका है? या हो सकता है 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। और क्या तरीका है? यहाँ पे 5, ये हो गया 5, फिर 5 धन 5, फिर 5 धन 5 धन 5, ये हो गया तरीका, ये हो गया तरीका ना। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया,
और तीसरा तरीका ये हो गया, और चौथा तरीका ये हो गया। इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे तरीके हैं क्या क्या फाइंड आउट करने का, क्या फाइंड आउट करने का। यानी 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 या 15 हो गया। यहाँ कितना होगा तो 15 होगा। तो 5 में 3 का टेबल पढ़ेंगे कितना होगा 15 होगा। यहाँ पे 5 का 3 टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा 15 होगा। यहाँ पे 5 10 15 होगा। तो ऐसे ही मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकालने के लिए कि कौन ये क्या है, इसकी 3 भुजाएं हैं, एक भुजा इधर है, 2 भुजा इधर, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा। अब ये 3 भुजा तो क्या कहेंगे, इसको त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसको त्रिभुज कहेंगे वैसे ही इसकी 4 भुजा है, इसकी 4 भुजा इसको क्या कहेंगे, इसको चतुर्भुज कहेंगे। ये त्रिभुज है तो इसको चतुर्भुज कहेंगे। अब ये गोल है, पूरा गोल है तो बता दीजिए क्या है, ये गोल है। तो गोल ऐसे ही मान्यताएं जो पहले की बनी हुई है, जो पहले बनी हुई है उन्हीं के आधार पे करना है। एक एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक आखिरी तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक आखिरी तीसरा एग्जाम्पल बताता हूं कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं, हम यहाँ कह रहे हैं ये है 6 और यहाँ है 2। अब ये खाली आपने इतना बता दिया। अगर आपने इतना ही रखा, अगर आपने इतना ही रखा तो बच्चे को क्या समझेगा कि इसमें क्या करना है, बच्चे को क्या समझेगा कि इसमें क्या करना है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, इसका तरीका हो सकता है, पहला तरीका इसी को हम ये कर सकते हैं तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बदल जाएगा। अगर हमने ये मान्यता दे दी, मान्यता ये सिंबल दे दिया, यही चीज यहाँ पे वही चीज मैं कह रहा हूँ। मान्यताओं के तार्किक परिणाम निकालने के लिए मान्यता क्या है इसकी, ये जो ये इतना वाला चिन्ह है इसका मान्यता क्या है, इसी चिन्ह की तो वैल्यू है। यहाँ इनकी वैल्यू नहीं अभी है, वैल्यू अभी इनकी नहीं है, 6 और 2 की कोई वैल्यू नहीं है। अभी वैल्यू किसकी है, इसकी है। इसी के आधार पर संक्रिया बदल जाएगी। इसी के आधार पर कल हमने बताया था ना, संख्या और संक्रियाओं को बदलना। परसों परसों मैंने बताया हुआ था, संख्या होती है, संख्या का मान होता है, उसकी संक्रियाओं का मान होता है। कोई संख्या होती है, संख्या के बीच में संक्रिया होने लगती है। संक्रिया कैसे बदलेगी, संक्रिया इसी के आधार पर, इसी सिंबल के आधार बनेगी। तो सिंबल के आधार बनेगी, एक तो करेगा तर्क, तो प्लस होगा, तो प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा, या 8 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे 8 हुआ। वही चीज जब हमने बदला तो क्या हो गया, इसको जब हमने ये बदल दिया, इसी को हमने संक्रिया बदल दी, चिन्ह बदल दिया तो यहाँ जहाँ 8 आ रहा था यहाँ 4 हो गया, जहाँ 8 आ रहा था यहाँ 4 हो गया। वही हमने संक्रिया और बदल दी, इसको हमने इस तरह से कर दिया तो क्या हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। अब वही हमने संक्रिया और बदल दी, ये बदल दिया, कह दिया कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए ये यही चीज है, अंक वही है, संक्रियाएं बस मान्यताओं के आधार पे बदल जा रही है, मान्यताओं के आधार पे बदल जा रही है। तो इसका ज्ञान भी बच्चे को देना, इसका ज्ञान भी बच्चे को देना कि ये तो अभी सिंपल स्टेज पे है, ये तो बेसिक स्टेज पे है। जैसे जैसे एडवांस स्टेज पे पहुंचोगे यह प्रक्रियाएं जो है और जटिल होती जाएंगी, या प्रक्रियाएं और जटिल हो जाएंगी। तो वहां पे जरूरत किसकी पड़ेगी, वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, चलिए आगे की बात करते हैं। वहां जरूरत किसकी पड़ेगी, तो हमने पढ़ तो लिया है, फिर भी देख लेते हैं। वहां जरूरत किसकी पड़ेगी, वहां जरूरत पड़ेगी तर्क करने की। क्या, तर्क करने की और अमूर्त समझ की। वहां पे जब जैसे जैसे आगे जटिल होंगी वहां पे अमूर्त समझ की जरूरत पड़ेगी, अमूर्त समझ। जैसे अभी तो सिंपल स्टेज था, जैसे एडवांस स्टेज में जाएगा वहां पे अमूर्त समझ की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा अमूर्त समझ का एकदम सिंपल सा एग्जांपल, थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा आगे जाकर के मिलता है, बट मिलता जरूर है। एक बच्चे को कहा गया कि तुम, एक लड़का, एक बच्चे को एक सवाल दिया गया, एक लड़का बाजार गया, उसने 220 रुपए का कपड़ा 220 रुपए का कपड़ा खरीदा, 220 रुपए का कपड़ा खरीदा, 70 रुपए उसकी सिलाई दी, 70 रुपए उसकी सिलाई दी, 70 रुपए उसकी सिलाई दी, और 70 रुपए उसकी सिलाई दी, और 90 रुपए घर बचाकर लाया। वह कुल कितना रुपया लेके गया था, अब यहाँ कुल कितना रुपया लेके गया था, तो क्या करना है, अब यहाँ कुल आ गई, जहां कुल की बात आएगी। अब बच्चे अब युवा वाले तो वैसे समझ जाएंगे क्या करना है। चलो कुछ नहीं, यहाँ पे इसको 220 करना है, यहाँ पे इसको 70 करना है, और यहाँ पे 90 करना है। अगर इस प्रकार के सवाल आते थे तो हम क्या करते थे, हम पूछते थे सिलाई और 90 रुपया घर बचा कर लाया, तो कुल कितना रुपया ले गया था। अब जहां पर इस प्रकार का सवाल आएगा तो हम पहले क्या करते थे, हम पहले जब ऐसे सवाल आते थे ना, हम पूछ रहे थे, ए मान साहब, ए गुरुजी, ए भाई, इसमें क्या होगा रे, बता जरा तो, ए भाई इसमें क्या होगा, इसमें घटाना है, गुणा करना है, भाग करना, जरा बताना तो।
तो जहां वो बता दिया कि इसको हमको ये जो संख्याएं दी, संख्याओं को अगर जोड़ना है तो हम जोड़ लेते थे, संख्याओं को जहां घटाना है वहां घटा लेते थे। हमको ये पता नहीं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते थे। हम इसमें कंफ्यूज, हमारी ही नहीं सबकी कंडीशन, जब हम छोटे होते थे तो हम कंफ्यूज होते, इतना बड़ा 3 बड़ा सवाल है भाई, इसमें क्या करना है। यहाँ कह रहा है 280 रुपए का कपड़ा खरीदा, वहां 70 रुपए का जो है वो सिलाई दे दिया, 90 रुपया घर भी बचा के लाया, क्या होगा भाई इसमें, इसमें क्या होगा। तो ये बच्चा वहां कंफ्यूज रहता था, ये यहाँ पे इतने इतने बड़े सवालों को, लिखे हुए सवालों को वह हल नहीं कर पाता था, इसका तर्क नहीं लगा पाता था कि 220 रुपए का कपड़ा खरीदा, ठीक है, और 70 रुपए की उसकी सिलाई दी थी, तो अभी तो उसी में जुड़ गया, कपड़े के साथ में सिलाई भी जुड़ गई, तो अभी उसने खर्च कर दिया। अब इतना दोनों तो खर्च किया, 90 रुपए ही बचा कर लेके आ रहा है, तो 90 रुपए बचा के लेके आ रहा है, तो इतना सब कुछ पैसे का ही तो हुआ ना, तो पैसे का हुआ तो इन तीनों को जोड़ देना है। अगर बच्चे को सिंपल कह दिया कि तुमको इतना जोड़ना है तो आसानी से जोड़ करके बता देगा, पर जब आप इस तरह से कहोगे तो इस तरह से वह लॉजिक नहीं लगा पाता है। तो ऐसे बच्चे के अंदर में लॉजिक की समझ देना, बच्चे के अंदर में लॉजिक की समझ देना कि जब अगर कुल आएगा, कुल आएगा, जब कुल आएगा तो उसको क्या कहेंगे, अगर बचा कितना, बचा कितना, अगर जब ये बात करी जाए बचा कितना तब क्या होगा, बचा कितना तब क्या होगा, सभी को समान रूप से, सभी को समान रूप से बांट दिया, जब समान रूप से बांट दिया, समान रूप से बांट दिया तब क्या होगा, जब सभी को समान रूप से बांट दिया तब क्या होगा। अब इसकी संक्रिया अलग तरीके से होगी, इसकी संक्रिया अलग तरीके से होगी, इसकी संक्रिया अलग तरीके से होगी, इसको कहेंगे जोड़, इसको कहेंगे घटा, और इसको कहेंगे भाग, भाग कहेंगे। तो अब ये वाली संक्रिया में बच्चा क्या होता है, वहां उलझ जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजों को बच्चे के अंदर में विकास करना, तो ऐसे समान और इबारती सवाल दोनों बच्चे को समझाए जाते हैं। चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यानी अमूर्त समझ हो गई। अब यहाँ पे समस्या पहचान कर उसे हल ढूंढना, समस्या को पहचान कर उसका हल ढूंढना कि आखिर समस्या है क्या। मैंने यहीं पे एक सवाल, यहाँ पे भी समस्या का समाधान हो सकता है, तो हम दोनों तरीकों को लेते हैं। चलिए यहाँ पे समस्या, समस्या पहचान कर, समस्या पहचान कर उसका हल ढूंढना, हल ढूंढना। चलिए हल ढूंढते हैं। एक एक जो है सिंपल ऐसे वाले दिखाते हैं, दूसरा दूसरी तरफ दिखाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक सवाल है 4, जरा यहाँ पे चैट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, मुझे समय नहीं लगना चाहिए, समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत बताइएगा, तुरंत बताइएगा। पहले ब्रैकेट में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, पहले ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में मैं इसका ए नाम दे देता हूं, ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, और उसके बाद डी में भी क्या होगा, डी में क्या होगा। जवाब फटाफट, फटाफट जवाब, जवाब ये ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, और डी में क्या आएगा। ये है डी, और ये है बी, ये है सी, और ये है ए। इसमें क्या आएगा जवाब, जवाब, जवाब चैट बॉक्स में जवाब, तुरंत, तुरंत जवाब। ए में आएगा एक, अच्छा ए में आ गया एक, A1 A2, A1 दो सर, किसमें दो, कौन से में दो, बी में, यहाँ पे लिखा हुआ भाई ए बी सी डी, ऐसे मुझे सिंबल करके बताओ, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। यहाँ पे लिख के बताओ, ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी डी में क्या आएगा, और सी में क्या आएगा। दिनेश बंजारा, ये 6 2 है, B2 है, A2 है, ए में 2 आएगा, अच्छा ये कह रहे हैं ए में 2 आएगा, चलिए ए में 2 कर दिया। अब तो बी में क्या आएगा, बी में क्या लिखेंगे, ए बराबर 2, बी बराबर क्या, बी बराबर क्या, तो बी बराबर क्या, भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा, जवाब नहीं आ रहे आप लोग के। वाह, कहाँ अटक गए सभी लोग, जवाब ही नहीं आ रहा हमारे पास।
या नेटवर्क नहीं है? अच्छा, ए बराबर 2, ठीक है, ए बराबर 2 तो हो गया। अब बताओ बी में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा बी में? बी में क्या आएगा तुरंत? बी 2, अच्छा बी में 2 आ गया, बी में 2 हो गया। अच्छा तो यहाँ पे 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, यहाँ पे बचा 2, 4 में से 2 गया, यहाँ बचा 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2, 2 2 12, 12 में से आ गया तो यहाँ तो 4 आएगा ना, यहाँ 6 कहाँ से आएगा? यहाँ 6 कहाँ से आएगा? बोलिए, सिंपल सा सवाल है, नहीं आ रहा आप लोगों को? अच्छा सी में 5, ठीक है, सी में 5 हुआ, यहाँ पे 5 हो गया। अच्छा सी में 5, ए में 4, ए में 4, अच्छा ए में हो गया 4, ए में 4 हो गया, सी में 5, ए में 4, बी में 2, बी में 2। सर 6 तो कौन सा भी नहीं आएगा। अच्छा 6 कहीं से भी नहीं आएगा। अच्छा ए में 1, हाँ सी में 2। चलिए, तो इस प्रकार के सवाल, चलिए ये मैं आप लोगों को घर पे काम देता हूँ, घर पे काम करके आएगा, ये सवाल लिख लीजिए और घर से करके लाएगा, कल मेरे को बताइएगा। तो ऐसे प्रकार की समस्याओं को ढूंढना, समस्याओं को ढूंढना, या क्या होगा, यहाँ समस्याओं को ढूंढना, ये ढूंढिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ऐसी समस्याओं को ढूंढना, ढूंढ करके उसका हल निकालना, हल निकालना ये क्या कहलाता है? बी में 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, सभी हो सकते हैं, कुछ भी ले लेंगे बी में। चलिए, हाँ तो मुझे एकदम कंप्लीट मुझे बता दीजिएगा। अब ऐसे ही जो है अलग तरीके का एक और मैं लेता हूँ, एक और लेता हूँ, ये तो मैंने अंक बता दिया था, एक दूसरा सवाल लेता हूँ, दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। चलिए दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये मान लीजिए एक इधर रेखा है और एक इधर रेखा है, दो रेखा है, ध्यान से देखिए। एक 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 रेखा जो है वो इधर है, ये रेखा है, और एक जो है ये रेखा है, बीच में जो है इसका बिंदु है, इस बिंदु से कोण बन रहा है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, और ये कोण है। इस कोण का नाम है 1, इस कोण का नाम है 2, और इस कोण का नाम है 3। अब यहाँ पे कह रहा है कि, यहाँ पे कह रहा है कोण ए, कोण 1, कोण 1 प्लस कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180। कोण 2, कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180। तो यहाँ पे इस वाले कोण का क्या, इस ये जो कोण है यहाँ पे, इस कोण का क्या मान होगा? कोण 4, इसको हम कह लेते हैं कोण 4। तो कोण 4 का मतलब क्या होगा? कोण 4 का आंसर क्या होगा? कोण 4 का मतलब क्या होगा? कोण 4 कितना होगा? कोण 4 कितना होगा? हाँ, कोण 4 कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के क्या है, ये वाला कोण, जब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर के बन रहे हैं, तो ये और ये मिलकर के 180 बन रहे हैं। तो यहाँ वाले पे हम ये देख लेंगे कि, अब ये देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई मान दिया हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 90 दिया हुआ, अगर ये कम दिया होता, यहाँ पे मान अगर दिया होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे। अगर मान दिया होता तो आसानी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका डिग्री जो होगा 90 होगा, 90 होगा। इसका जो है वो कोण का मान कितना होगा? 90 होगा। या हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण किसके बराबर है? एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण किसके बराबर है? ये वाला कोण इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, तीनों के बराबर है। यानी यहाँ पे कोण कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। जितना कोण 1 है वही उतना ही कोण 2 है, उतना ही कोण 3 है, और उतना ही कोण 4 भी है, ये हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के समस्याओं का पहचान करना तथा उसका हल ढूंढना, ये भी जो है वो मैथ
करती है, ये भी मैच करती है। अब यहाँ पे यह देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे तो इस प्रकार के सवाल को फटाफट कर लेते हैं, ऐसे सवालों को बच्चे फटाफट कर लेते हैं। बट वहीं जो है अगर इबारती सवाल दे दिया, जैसे मैंने वो बताया था कि इतना लेके गया, उतना लेके गया, उतना लेके गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो वहां पे बच्चे जो है वहां पे क्या होते हैं, वहां पे वो कंफ्यूज जाते हैं, वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसको भी बच्चे के अंदर में विकास करना। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे एक सवाल है बच्चे के पास, ये वाला सवाल ये तो आसानी से कर सकेगा, 36 गुणे 12, 36 गुणे 12, तो इसको आसानी से कर लेगा, कहाँ क्या लगाना कहाँ कैसे लगाना है तो आसानी से कर लेगा। 2 छक्के 12 यहाँ पे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1 छक्के 6, 1 तिया 3, अभी हो गया 2, ये 6 6 12 और 3 1 4, 422, नहीं 2 छक्के 12, 2 तिया 6 1 7, तो यहाँ पे होगा 3 32। ये जो है अब इस तरह से प्रॉब्लम को बच्चा सॉल्व कर लेगा। बट अगर इसी को यह कह दिया गया, इसी को यह कह दिया गया कि एक पेन, एक जो है एक पुस्तक का दाम, एक पुस्तक का दाम ₹36 है, एक पुस्तक का दाम ₹36 है, तो 12 पुस्तक का दाम बताओ, 12 पुस्तक का दाम बताओ। अब यहाँ पे बच्चा क्या होगा, यहाँ पे बच्चा यह नहीं समझ पाएगा कि 12 पुस्तक का दाम बताना है तो यहाँ पे गुणा करना है कि भाग करना है। अब इस प्रकार के सवाल को बच्चा नहीं समझ पाता है, इस प्रकार की बच्चे को सवाल को समझाने के लिए हमको इस प्रकार की तकनीकी और इस प्रकार के सवालों पर जोर देना, इस प्रकार के सवालों पर जोर देना, ये हो सकता है। चलिए अच्छा, एक सवाल और है, एक सवाल और है, वो भी बच्चा आसानी से कर लेता है, बच्चा वो भी आसानी से कर लेता है कि यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे ये बनाया, यहाँ पे भागे दिया, यहाँ पे 9, इसका जवाब तो कर देगा, बता देगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ भागे, यहाँ पे 9 आया। अब यहाँ पे क्या होगा जरा बताइए तो, यहाँ पे भाग है, भाग 2, यहाँ 9 है, यहाँ क्या आएगा, इस वाली जगह पे क्या आएगा, 18 18। अब 18 को बच्चा आसानी से कर देगा क्योंकि दिख रहा है, इसको पता होगा कि ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, भाग है तो अगर 2 चीजें दी तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। जबकि अगर इसी को इबारती सवाल में कर दिया गया कि एक वस्तु की कीमत जो है वह 18 रुपए है, उसको 2 भागों में अलग अलग रूपों में बांटना है, 2 भागों में समान रूपों में बांटना है, तो कितना होगा, कितना आएगा, तो कितना आएगा, या वह कह रहा है, या वह ऐसे कह रहा है कि एक वस्तु का, इस प्रकार से प्रश्न पूछ दे, एक वस्तु है, 18 रुपए उसका दाम है, और उसमें से उसको एक को 9 देता है, तो दूसरे का रेट क्या होगा, जो कि समान आएगा, एक को 9 रुपए में देता है, दूसरे का दाम कितना होगा, तो वहां पे उसको बताएगा, ये लॉजिक नहीं लगा पाएगा, बट वहां पे वह इस तरह से तो बता पाएगा, बट उसको लॉजिक लगा करके नहीं कर पाएगा। तो ऐसी छोटी अवस्था में बच्चे के अंदर में ये वाले सवालों को बच्चा नहीं कर पाता है, जो इबारती सवाल होते हैं इस वाले बच्चे को सवाल कर पाता है। तो इनकी भी जो है बच्चे के अंदर में विकास करना, ये भी बताना। चलिए, तो इबारती सवाल के बारे में भी करना। तो यहाँ पे अमूर्त प्रयोगों के संबंधों की समझ, जो अमूर्त प्रयोग है उनका प्रयोग जो है बच्चों के अंदर में विकसित करना, कि वो अमूर्त शब्द जो है या अमूर्त प्रयोग कहाँ प्रयोग करने हैं, कहाँ लगाने हैं, इसकी भी समझ जो है बच्चे के अंदर में विकसित करना। अमूर्त प्रयोग संबंधी समझ। तर्क शक्ति में क्या होता है, तर्क शक्ति में होता है अमूर्त प्रयोग संबंधी समझ होती है, अमूर्त प्रयोग संबंधी समझ, अमूर्त प्रयोग संबंधी समझ। अमूर्त प्रयोग संबंधी समझ विकसित करना है, तो अमूर्त प्रयोग संबंधी समझ करने के लिए क्या करना पड़ता है, बच्चे को जो है वह जो तर्क है, तर्क को समझना, उसकी संरचना को समझना, उसकी संरचना को समझना, तर्क को समझना, उसकी जो है उसकी संरचना को समझना, और उसके कथनों की सत्यता एवं असत्यता, कथनों की सत्यता एवं असत्यता बताना। यह भी क्या है, वह अमूर्त संबंधी सोच जो है इसके अंदर में आती है। तो ये अमूर्त संबंधी सोच के तहत आती है। अब इसके जरिए बच्चा जो व्यक्ति जो है वह अमूर्त का प्रयोग कर पाता है। अब यहाँ पे अमूर्त का प्रयोग करके, अमूर्त चिंतन का प्रयोग कर, अमूर्त चिंतन का प्रयोग कर बच्चा जो है वह
अपनी आदत का विकास करता है, आदत का विकास करता है। कैसे? तो अमूर्त चिंतन का प्रयोग करके बच्चा जो है वो आदत का विकास करता है, और यही गणित का प्रमुख लक्ष्य है। यही गणित का प्रमुख लक्ष्य है कि बच्चा जो अमूर्त चिंतन करेगा कि यहाँ से अहमदाबाद तक की दूरी कितनी है, या जो है वो नक्शे की दूरी कितनी है। सपोज करें यहाँ पे कोई नक्शा बनाया हुआ, तो नक्शा बना हुआ यहाँ से ये नक्शा कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे को दूरी यानी 1 सेंटीमीटर इतना है, 1 सेंटीमीटर इतना है, तो कितना होगा, इसकी भी समझ बच्चा जो है वो प्राप्त कर पाएगा। या यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको सेंटीमीटर में है, तो इसका दूरी कितनी होगी, यह दूरी भी बच्चा जो है वो समझ पाएगा। तो ऐसे अमूर्त चिंतन करके बच्चा, अमूर्त सोच को विकसित करके बच्चा वह नक्शों की दूरी और जो है एक से दूसरे स्थान तक की दूरी और अमूर्त का जो है कैलकुलेशन करना बच्चा यह आसानी से करने लगता है जब बच्चा आगे बढ़ता है तब। अब यही बच्चे को 2 कॉन्सेप्ट और सिखाए जाते हैं। इसी अमूर्त संबंधी प्रयोग में 2 कॉन्सेप्ट और डाले जाते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 2 कॉन्सेप्ट और बच्चे के अंदर में विकास करे जाते हैं। तो एक होता है विजुअलाइजेशन और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन। इसी के तहत विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन बच्चे के अंदर में विकसित करवाया जाता है। विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन विकसित करवाया था। अब विजुअलाइजेशन में क्या, जैसे मैं एकदम बहुत सिंपल सा छोटे बच्चों का कहानी, मतलब छोटे बच्चों की बात बताता हूँ। मान लीजिए विजुअलाइजेशन में यहाँ जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 है और 4 है, 6 और 4, ये दो तो एक सिंबल दिख रहा है 6, दूसरा दिख रहा है 4। अब हमने इसी में कह दिया इसको करना क्या है, तो हमने यहाँ पे सिंबल दे दिया कि भाई इसको प्लस करना है, तो प्लस करना है। अब प्लस को अब यह तो विजुअलाइज कर लिया कि ये 6 है या 4 है या प्लस है। अब इसका रिप्रेजेंट करेगा कैसे रिप्रेजेंट करेगा, इसके बीच में संक्रिया लगाएगा। संक्रिया लगाना ही क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। संक्रिया लगाना ही रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी 4 में 6, 4 में 6 को जोड़ना है, तो 4 में 6 को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 देगा। वैसे ही यहाँ पे अगर माइनस करना है तो इसको माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 4 को निकालना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को निकालना है, ये रिप्रेजेंटेशन उसका हो जाएगा। अब वहीं पे अगर इसको गुणा करना है तो गुणा करने पे, इसे भी भाग करना है तो भाग करने पे इसका रिप्रेजेंटेशन वैसे करेगा। तो विजुअलाइजेशन करना और विजुअलाइजेशन करके उसका रिप्रेजेंटेशन करना भी बच्चे के अंदर में सिखाया जाता है। और इसी के आधार पे, इसी विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन के आधार पे बच्चे के अंदर में गणितीय सामर्थ्य विकसित किया जाता है। गणितीय सामर्थ्य जो है वह विकसित किया जाता है। और परिमाण तथा हलों का अनुमान निकलवाया जाता है। परिमाण तथा हलों का अनुमान, यानी हल कैसे होगा, हलों का अनुमान निकलवाया जाता है। ये हो गया क्या, विजुअलाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन। वहीं बच्चा जो है जब जैसे से आगे बढ़ता है तो अपनी स्कूली गणित का जो है वो दर्शन करने लगता है। स्कूल में कौन कौन सी गणित सिखाई जाती है, कैसे कैसे सिखाया जाता है, वो सभी बच्चा जो है वहां पे अपने आप को विकसित करने लगता है। तो इतना जो था, ये मैंने आपको जो बताया, ये सब क्या थे, यह सब थे बच्चे के अंदर में गणित का विकास करना, गणित का जो है वो विकास करना, ये सब सवाल थे। इसके जरिए बच्चा जो है अपना अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित जो भी है बच्चे के अंदर में, स्कूल की गणित में क्या, तो अंक गणित हुआ, बीज गणित हुआ, रेखा गणित हुआ, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। बच्चा जैसे आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इनमें इसमें संगठन, तर्क, सामान्यीकरण करने लगता है, सामान्यीकरण वगैरह यह करने लगता है। तो इस तरह से बच्चा जो है यहाँ पे क्या है, अपना आगे की प्रक्रिया सीखने लगता है। अब जो है इसमें गणित को रुचिकर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, गणित को रुचिकर बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको समझ लेते हैं। गणित को रुचिकर बनाने के लिए क्या हो सकता है, गणित को रुचिकर बनाना, गणित को रुचिकर बनाना कैसे बनाएंगे, एक शिक्षक गणित को कैसे रुचिकर बनाएगा, तो बच्चों में जो है वह, बच्चों में क्या करना, तो बच्चों में भागीदारी बनाना, किसमें,
बच्चों में, बच्चों में भागीदारी बनाना, यानी भागीदारी करके करें। बच्चे जो है वह जुड़ाव करके करें, अवलोकन करके करें, बच्चे जुड़ाव करें, अवलोकन करें। बच्चे जो है परिकल्पना बनाएं, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बनाएं, परिकल्पना गढ़ना, परिकल्पना गढ़े बच्चे। और क्या, तो समस्या कोई नहीं बनाना, समस्या बनाना और समस्या का समाधान करना, समस्या बनाना और समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना। अब इन पे एक प्रश्न है, इन दोनों पे प्रश्न है, उसको चर्चा करेंगे। समस्या बनाना, समस्या समाधान करना, दृश्य बनाना, दृश्य बनाना, ये सब गणित के कार्य हैं। दृश्य बनाना और दर्शाना, और दर्शाना, दृश्य बनाना और दर्शाना, ये भी गणित का काम होता है। और क्या, उनके बीच में संबंध बनाना, संबंध बनाना, यह भी काम होता है। व्यवस्थित तर्क पद्धति बनाना, व्यवस्थित तर्क पद्धति, तर्क पद्धति बनाना। और क्या करना, गणितीय संचार करना, यानी गणित के शब्दों का प्रयोग करना, गणितीय संचार करना। ये सब क्या है, ये रुचिकर बनाने के लिए गणित के ये सारे कॉन्सेप्ट है जो कि प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किसी समस्या का समाधान और किसी समस्या का समाधान करना और उसका समस्या बनाना और समस्या समाधान कैसे करेंगे। समस्या बनाना और समस्या समाधान करेंगे, इसको कैसे करेंगे, चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि समस्या कैसे बनाएंगे और समस्या का समाधान कैसे करेंगे। मान लीजिए एक प्रश्न है, मान लीजिए एक प्रश्न है, हम एक प्रश्न ले लेते हैं। वो प्रश्न कुछ इस तरह का है कि कुछ प्रश्न इस तरह का है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का, पुत्र की आयु का 2 गुना है, उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना है, 30 वर्ष पूर्व 2 गुना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, 30 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 थी। 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 थी, 4 थी। अब पिता की आयु बताओ, पिता की आयु बताओ। चलिए देखिए अब कितना बड़ा सवाल है। अगर ये आप इसको अगर समझोगे नहीं तो इसको समझोगे नहीं तो कितना बड़ा सवाल है। अब कितने बड़े सवाल को आप घूम जाओगे। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर बताइए। अब यहाँ पे अब ये प्रश्न तो हो गया। अब इस प्रश्न में से हमको वापस एक प्रश्न बनाना, पहले एक समस्या बनानी है, फिर उसका समस्या का समाधान करना है। अब ये प्रश्न तो है ही, एक प्रश्न है ही, हमको भी एक प्रश्न बनाना है इसके आधार पे, इसके आधार पे हमको भी एक प्रश्न बनाना है। और वो प्रश्न बना करके हम क्या करेंगे, हम जो है हम उसको जो है उसका समस्या का समाधान करेंगे। क्या होगा, जवाब दीजिएगा, तो जवाब दीजिएगा क्या हो सकता है राइट आंसर। पहले राइट आंसर आप दीजिए तो फिर हम बात करते हैं। दीजिए जवाब, कितना होगा। जवाब दीजिए कितना होगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना है। 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 थी। पिता की आयु बताओ। पिता की आयु बताओ। पिता की आयु x है, पिता की आयु x है, माना माना पिता की आयु x है। अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आज, पुत्र की आयु कितनी होगी, पिता की 2 गुनी थी, 2 गुनी थी तो x अपॉन 2 हो गया। भाई जवाब दीजिए, 18, 90 क्या हो रहा है ये, जवाब दीजिए, कहाँ गए आप लोग। 30 वर्ष पहले,
30 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो 30 वर्ष पूर्व जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या है, 30 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का चौगुना थी। तो यहाँ पे हो जाएगा पिता मतलब 30 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 30 हो जाएगा एक तरफ, x माइनस 30, और दूसरी तरफ होगा क्या, चौगुना, चौगुना थी तो चौगुना क्या है 4, 4 गुणे 4 गुणे x बटे 2 माइनस 30, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला हमने सेट कर लिया। 4 गुणे ये हो गया x और माइनस 30, मतलब उसमें से 30 कम थी, यानी यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, दोनों में माइनस 30 माइनस यहाँ भी कर दिया, 30 माइनस यहाँ में भी कर दिया, तो कर दिया। चलिए अब हल करते हैं, तो हो गया x माइनस 30, जवाब दीजिए। x माइनस 30 हो गया एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो गया, तो 4 गुणे x माइनस 30 है ना, तो ये हो गया 4x बटे 2 माइनस 30, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये होगा 4x, ये x माइनस 30 बराबर 4x बटे 2, 4x बटे 2 नहीं 8 होगा, 4x बटे 8 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 120 हो जाएगा, 4×3=120, 4×3=120 हो गया, माइनस यही होगा ना, जरा देखिएगा आप लोग, जो लोग मैथमेटिशियन हो देखेंगे। अब यहाँ से बात करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा x, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 4x अपॉन 8 माइनस x बराबर 120 माइनस 30, तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका कितना होगा, इसको करेंगे तो कैसे होगा, तो ये हो गया 8, 4x माइनस 8x, तो 4x में से 4x गया, कितना आया यहाँ पे बचा 2x, नहीं 4x ना, 4x बचा, 4x अपॉन 8, अब यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 60 में 120 में से 30 गया, कितना बचा 90 हुआ। अब यहाँ पे जो है, अब ये 4x मतलब ये 4 ये 2, यहाँ पे हो गया x अपॉन 2, x अपॉन 2 हो गया बराबर 90 नहीं उल्टा होगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन x कट जाएगा, नहीं तो उल्टा है, नहीं तो उल्टा है, यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए 90, आंसर जो है राइट है 90 है। कितना आया जवाब उन लोगों का, जवाब किसी नहीं दिया है, आंसर 90 आना चाहिए, जो जवाब है वो 90 आएगा, यानी पिता की जो उम्र है, पिता की उम्र 90 है। कहीं यहाँ मिस्टेक मैंने किया, ये वाला 2 नहीं होगा, यहाँ 4x यहाँ पे 2 ही होगा, यहाँ पे 2 ही होगा, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया x, तो यहाँ पे हो गया 4, और नहीं यहाँ पे 2 ना, कितना लिया था मैंने, 4 ही लिया, 8 लिया हुआ था, तो ये हो गया 4x समथिंग। चलो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, बस आपको आंसर लिख देते हैं, आंसर आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। आंसर कितना है, आंसर है 90 पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु जो है वह 90 है, और वहीं पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु कितनी है, उसकी आधी, पुत्र की आयु है ना, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना है, यानी ये 2 गुना है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो यही बताया गया था, इसमें फार्मूला निकालता है 1/2, तो 90
हाँ 2, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 45, यानी पिता की उम्र जो है, पिता की उम्र 90 और पुत्र की उम्र 45। ये वाला जो है संक्रिया, ये वाली संक्रिया आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये वाली संक्रिया को कैसे फाइंड आउट करना है, ये वाली संक्रिया को फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए, तो अभी तक जवाब नहीं आया, इतना डिले चल रहा है या क्या समस्या है? तो इस तरह से ये वाली संक्रियाएं, ऐसी संक्रियाएं जो है हम क्या करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम उसमें समस्या बनाते हैं। ये अभी हमने क्या बनाई थी, समस्या बनाई थी और समस्या का समाधान किया था। समस्या बनाई थी और समस्या का समाधान किया था। चलिए, तो यहां तक जो है वो खत्म होता है। यहां तक खत्म होता है कि हमको क्या करना है, हमको गणित में तर्कों के आधार पर तर्क लगा करके पहले मानना है, मानने के आधार पर दोनों की संक्रिया तैयार करनी है, दोनों का प्रॉब्लम तैयार करना है और प्रॉब्लम तैयार करने के बाद उसका जवाब निकालना है। चलिए, तो अब यहां से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न को